आज का हमारा टॉपिक जो है वो जॉन कीट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या, जॉन कीट्स की सबसे इंपॉर्टेंट पोयम है ओड टू नाइटिंगेल। जैसा कि हम जानते हैं कि कीट्स जो ओड लिखने के लिए, मतलब इसका जो कीट्स है उसने हमेशा, मतलब जो ओड के लिए बड़ा विख्यात रहा है, मतलब फेमस है अपने ओड के लिए, बड़े फेमस। सिक्स ओड तो इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक ईयर थी 1819, वो ज्यादा फेमस रही थी। कीट्स ने ओड लिखे थे इसी टाइम पे, वो ज्यादातर ओड उसने लिखे थे। और एक ओड टू ऑटम को छोड़ दे, सारे ओड्स उसने तभी लिखे थे। और तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1819 उसकी। और कम उम्र में बहुत ज्यादा फेमस होने के पीछे उसके ओड थी। तो जो किड्स ने ओड लिखी, उस ओड में भी सबसे इंपॉर्टेंट ओड जो ज्यादा फेमस हुआ है वो ओड टू नाइटिंगेल है। तो आज इसे ही पढ़ेंगे। इसके 8 स्टेंजेज है, जिसमें 3 स्टेंजे तो इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में से लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताता रहूंगा। तो ध्यान से पढ़ने हैं आपको। पहला स्टेंजा इसका ओड टू नाइटिंगेल का है। ज्यादा इतना मतलब एक्सप्लेन करने के लिए नहीं देखना है, एक मोटा मोटी थीम को ध्यान रखनी है। थोड़ा स्पीड से करके पढ़ाऊंगा तो समझ लेना। फिलहाल तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। जो ये ओड टू नाइटिंगेल पोयम है, इसमें होता क्या है कि जॉन कीट्स अपने फ्रेंड के यहाँ रुका हुआ है। जो अपने फ्रेंड के यहाँ रुकता है, वहीं पर वो देखता है कि कहीं वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, उस पेड़ के नीचे। और ऊपर नाइटिंगेल का गाना उसे सुनाई देता है, मतलब नाइटिंगेल बैठी हुई है। उसे सोच करके वो एकदम अंदर कमरे में जाता है। जैसा उसके फ्रेंड ने बताया, कमरे में जाने के बाद में 2-3 खाली पेज ले आता है, और केवल 2-3 घंटे में ही पूरा का पूरा ओड लिख दिया था उसने। ये है रोमांटिक एज के पोइट की खासियत, कि वो हमेशा क्या करते हैं कि वे इतने ज्यादा स्पॉन्टेनिटी होती है। वो चीजों को देखते हैं, देखते उनके विचार आ जाते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है पावरफुल फीलिंग्स का। वही फीलिंग्स, मतलब देख करके चीज, इमोशंस आ जाना और उन्हें लिख देना। तो ये हर्ट से लिखते हैं चीजों को देख करके। इनके अंदर इमोशंस जागृत हो जाते हैं, तभी लिखते हैं। तो जॉन कीट्स भी, ये रोमांटिक एज के हर पोइट की क्वालिटी है। तो यहाँ कीट्स ने भी ऐसे ही करा है कि ओड टू नाइटिंगेल में उसने नाइटिंगेल को गीत गाते हुए सुना। और वो उस पेड़ पे बैठी हुई थी, उसके नीचे ये बैठा हुआ था, तो तुरंत इसके माइंड में नाइटिंगेल के बारे में, मतलब एकदम उसके गानों को सुन करके क्या, किस तरीके से पोयम को स्टार्ट करता है। तो पहले नाइटिंगेल को एड्रेस करता है, क्योंकि ओड जो होता है ना, ओड के अंदर, ओड किसी भी चीज को लिखा जाए उसे एड्रेस करके लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूं ओड टू मोबाइल, तो मैं मोबाइल के लिए लिखूंगा, हे मोबाइल तुम तो ऐसे बने हो, तुम दुनिया को इस तरीके से जोड़ देते हो, कोई कितना भी दूर चला जाए तुम उससे इस तरह से बातें करा देते हो। ऐसे, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ओड का मतलब होता है एड्रेस करना, मतलब मैं जैसे मोबाइल से बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे जॉन कीट्स नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहा है, मतलब उससे बात कर रहा है। तो देखो क्या कहता है। माई हार्ट एक्स, वो कह रहा मेरा दिल एक्टिंग करता है। एक माने दर्द होना, मेरे दिल में दर्द। दर्द दो तरीके के होते हैं। एक तो जैसे कोई चीज चुभती है, बुरा वाला दर्द। एक अच्छा दर्द भी होता है, मीठा दर्द जिसे कहते हैं। तो जो किसी की याद में होता है, किसी को सुन करके ऐसे। तो माई हार्ट एक्स, मेरे हृदय में दर्द सा होता है। एंड ए ड्राउजी नंबनेस पेन्स, और एक ड्राउजी मतलब होता है नींद सी आ जाना, नंब कर देना होता है, कोई चीज सुन हो जाती है। और पेन्स माई सेंस, ड्राउजी नंबनेस पेन्स माई सेंस, मेरी जो सेंस है ना, मेरी इंद्रिया, ये सेंसनेस तो पॉइंट है ही। मेरी इंद्रियों पर ड्राउजी माने नींद का, नंबनेस हो जाती है। नंब माने सुन्नपन सा, मतलब मेरी सारी इंद्रियां सुन्न सी हो जाती है। जैसे 5 सेंसेस है ना, तो कब हो जाती है, जब मैं तेरे गानों को सुनता हूँ। वो नाइटिंगेल के लिए बोल रहा है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जब वो रात को नींद नहीं आती तो कोई गाना वाना लगा करके और बस गाना चलता रहता है, तो हमें नींद आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सुन से पड़ जाते हैं। ऐसे ही वो बोल रहा है, मेरा हृदय एक्टिंग करता है और एक नींद सी छा जाती है मेरी सेंसेस के ऊपर। एज दो, जैसे एज दो माने मानो, एज दो जैसे एज इफ कहते हैं ना, एज दो मानो हेमलोक को मैंने पी लिया हो। हेमलोक जो है ये एक विषैला, मतलब एक जैसे नशा करने वाला, जैसे हमारे यहाँ पे ये अफीम वफीम का वो होता है ना, तो हेमलोक का पौधा होता है जिसमें नशा होता है। ऐसा वो कह रहा है, मुझे ऐसा लगने लग जाता है जैसे मैंने हेमलोक को पी लिया हो। और ये सारी बात वो कहना चाह रहा है तेरे गानों को सुन करके। तो मेरे हृदय में एक दर्द सा, ड्राउजी नींद सी छा जाती है मेरी सेंसेस पर, जैसे मैंने हेमलॉक को पी लिया हो। ऐसा लगता है कि मैं, मुझे नशा सा हो गया हूं। या फिर, या तो मैंने हेमलॉक को पी लिया हो, ऐसा हो जाता है। या मैंने एम्प्टी कर दिया हो सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। एम्प्टी माने खाली कर दिया हो। डल ओपिएट माने ओपियम होती है अफीम। अफीम टू द ड्रेन्स माने बूंद बूंद करके 1 मिनट पास्ट। या ऐसा लगता है 1 मिनट पहले ही मैंने अफीम को एक एक घूंट पी गया हूं मैं।
मतलब जैसे अफीम खा ली हो मैंने, कोई नशा सा कर लिया हो। ऐसा कब होता है? कभी कभी जब आप किसी का गाना सुन लिया, वो बोलना ये चाह रहा है, नाइटिंगेल तेरे गाने को सुन करके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस धरती पे हुई नहीं। जैसे शराब पी करके इंसान नहीं हो जाता है, मतलब उसे नशा सा हो जाता है, तो तेरे गाने में इतना नशा है कि मेरे हार्ट एकइंग करने लगता है, और मुझे, मैं सब कुछ भूल सी जाता हूँ, मतलब ऐसा हो जाता है। जैसे 1 मिनट पहले मैंने ओपियम पी ली हो या मैंने हेमलॉक को पी लिया हो, ऐसा लगता है। नंबनेस सी छा जाती है, सुन्नपन सा हो जाता है, सेंसेस काम करना बंद कर देती है। ऐसा हो जाता हूं मैं जब मैं तेरे गाने को सुनता हूँ। या फिर एंड लीद वर्ड्स हैड संक। जैसे मैं लीद की तरफ को, लीद नदी का नाम है ये ग्रीक की रिवर है, जिस इस रिवर को बोलते हैं रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन की नदी, मतलब जिसमें भूल जाते हैं सब कुछ। जैसे हमारे यहाँ गंगा में, मतलब इंडिया की अगर हम बात करें कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसका गंगा जल छिड़कते हैं, या गंगा में उसकी डेड बॉडी को किस तरीके से डालते हैं, तो वो क्यों किया जाता है? क्यों? पवित्रता के लिए। इसी तरीके से अगर ग्रीक की बात करें, ये ग्रीक की रिवर है, उसका उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो इस नदी में उसकी डेड बॉडी को डुबाते हैं। क्यों डुबाते हैं? क्योंकि इस नदी को बोलते हैं रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मतलब भूल जाने वाली नदी, भुलक्कड़पन की। जिससे कि इंसान इस जन्म में जो भी उसने करा है वो सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाए, सब कुछ भूल जाए और नए सिरे से नया जन्म ले। तो इसे रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा, तो लीद माने एक तरह से भूल जाने वाली नदी होती है। कह रहा है ऐसा लगता है जैसे लीद की तरफ को मैं संक हो गया हूँ, डूब गया हूँ, तो इसका मतलब सब कुछ भूल गया हूँ, यही तो बोलना चाह रहा है। तो लीद नदी का जिक्र कर दिया, तो ये होता है ग्रीक को, ग्रीक मैथोलॉजी को लेके चलता है। इसीलिए हेलेनिज्म बोलते हैं ना जॉन कीट्स के वर्क के अंदर। तो जैसे लीद की तरफ को मैं डूब गया हूँ, इट इज नॉट थ्रो एनी ऑफ द हैप्पी लॉट। अब वो ये भी बोल रहा है, देखो अभी मैं आपसे कह रहा था ना, मुझे दर्द सा होता है, नशा सा हो जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। फिर इस बात पे यहाँ पे बता रहा है कि कभी कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचने लगे कि मुझे तुझसे ईर्ष्या हो गई है, या कुछ टेंशन है, या ये गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा, तेरी खुशी में खुश होकर के हो रहा है। कह रहा है इट इज नॉट, ये नहीं है थ्रो एनीवी से नहीं है, ये ईर्षा से नहीं है, तेरे हैप्पी लोट की। लोट माने गीतों के लिए आया है, तेरे खुशहाल जो गीत है ना, इनसे ईर्षा करके नहीं है। भाई गीत तो पोइट भी गाता है, किड्स के ये गीत ही तो है। और टू नाइटिंगेल, ये पोएम जो होती है वो गाने होते हैं, और नाइटिंगेल भी गाना गाती है। तो ये कहना चाह रहा है कि तेरे ईर्षा से नहीं है। ईर्षा उसी से तो होती है कि भाई तेरे गाने अच्छे, मेरे गाने अच्छे, तो ये ईर्षा से नहीं है। ये बता रहा है कि इट इज नॉट, ये नहीं है थ्रू एनीवी ऑफ दाई हैप्पीनेस, जो ऐसा हो रहा है ना मेरे शरीर पे, ये ईर्ष्या की वजह से नहीं है, बल्कि बीइंग टू हैप्पी, खुश होकर के है, इन दाई हैप्पीनेस, तेरी खुशी में खुश होकर के है। ना तो ये मत सोच लेना ये ईर्ष्या से हो रहा है, ये तो बल्कि खुशी में खुश होकर के हो रहा है। और ऐसा हार्ट काम करना बंद कर रहा है, सेंसेस नहीं यूज हो पा रही है, क्योंकि मुझे एकदम नशा सा छा जाता है जब तू गीत गाती है, तो मेरे अंदर ऐसा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ भूल गया हूँ, बिल्कुल सेंस ने काम करना बंद कर दिया हो। और जो ऐसा होता है ये ईर्ष्या से नहीं हो रहा है, बल्कि तेरी खुशी में खुश होकर के हो रहा है। दैट दो, कि तुम लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज, तुम तो लाइट विंग वाली, हल्के पंखों वाली। ये डी बड़ा बना रखा है। ड्राइड जो होता है ना, ये परी के लिए आता है। तुम परी हो ऑफ द ट्री, तुम जंगल की परी हो। तो ड्राइड ऑफ द ट्री किसके लिए आया, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो ड्राइड ऑफ द ट्री जो बोला है वो नाइटिंगेल के लिए है, कि दैट दो लाइट विंग, तुम हल्के पंखों वाली, ड्राइड हो, मतलब तुम तो परी हो। और किस चीज की परी हो? पेड़ों की, वृक्षों की, या जंगल की परी हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट, तुम मेलोडियस प्लॉट में हो। मेलोडी तो होता है मधुर, प्लॉट माने यहाँ पे गाने के लिए, लोट भी गाने के लिए, प्लॉट भी। तुम मेलोडियस प्लॉट में हो, इसका तो तुम मधुर गाने गा रही हो। और तुम जंगल की परी हो, गाना गा रही हो। ऑफ बीच एंड ग्रीन एंड सैडोज नंबरलेस, और गाने गा रही हो बीच एंड ग्रीन, मतलब बीच का वृक्ष होते हैं, ये बीच नाम से ये वृक्ष का नाम है जहां वो बैठी हुई है। और ग्रीन माने हरियाली। तुम बीच एंड ग्रीन के गीत गा रही हो, मतलब हरियाले जंगल के गाने गा रही हो। एंड सैडोज नंबरलेस, और बहुत सारी नंबरलेस सैडो तुम पे पड़ रही है। सैडो माने छाया, और नंबरलेस होते हैं जिन्हें गिना ना जा सके। तुम बीच के वृक्ष पे बैठी हो, और नंबरलेस जो सैडो है ना, पत्तों की छाया है ये, मतलब बहुत सारी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। तो इसका मतलब आप इमेजिनेशन लगा सकते हो वो क्या बोलना चाह रहा है, कि तुम बैठी हुई हो पेड़ के अंदर, बीच नामक वृक्ष पे बैठी हो, और नंबरलेस शैडो तुम पे पड़ी हुई है। यही क्वालिटी है पिक्टोरियल क्वालिटी, इसे ही कहते हैं। जब केट्स अपनी पोयम को मतलब लिखता है, वर्ड लिखता है, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर सी आ जाती है कि यू आर सिटिंग इन द ट्री, तुम पेड़ पे बैठी हो बीच नामक, और नंबरलेस शैडोज तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, मतलब अनंत छाया पड़ रही है। वे अनंत छाया किसकी?
पत्तों की, तो पत्तों में उनकी परछाई तुम्हारे ऊपर पड़ रही है और तुम बैठी हुई हो। सिंगेस्ट ऑफ समर, तुम गाने गा रही हो बैठ करके, समर के, ग्रीष्मकालीन, इन फुल थ्रोटेड ईज, और बहुत थ्रोट, फुल थ्रोट से, पूरे गले से, मतलब बहुत तेज आवाज में, ईज करने वाले, आरामदायक, तुम आराम पहुंचाने वाले, कंफर्ट देने वाले ऐसे सॉन्ग्स गा रही हो यहाँ बैठी हुई। तो मैं तुम्हारी ईर्षा से नहीं हूं कि आप ये सोच रही हो कि दैट आई हैव जीलियसली विद योर सॉन्ग्स, ऐसा नहीं है। मेरी सेंसेस ने काम करना बंद कर देती है व्हेन आई हियर योर सॉन्ग्स। तो यहाँ थोड़ा इस तरीके से बातें आई है कि कैसे, मतलब जो सेंस आई है ना, वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जॉन किट्स बताने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ गीत सुनकर के नाइटिंगेल के। तो नाइटिंगेल के गीत सुनकर के मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं उन गानों में बहुत ज्यादा विलीन हो जाता हूँ, सब कुछ सुध बुध खो बैठना। जैसे किसी चीज में ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज का नशा सा हो जाता है, तो तेरे गानों में तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये स्टेंजा था, इसमें एक दो लाइन या एक दो वर्ड ऐसे हैं जिन्हें पूछ लेते हैं, जैसे हेमलॉक का मतलब पूछ लेते हैं, लीज नदी पूछ लेते हैं, लाइट विंग ड्राइड पूछ लेते हैं। तो हमें इन चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये ऐसे स्टार्ट कर रहा है, 8 स्टेंजे है। और देखो एक दो स्टेंजे में अब इसका मन करेगा कि मैं भी काश नाइटिंगेल के पास चला जाऊं। तो ये ऐसे भी बात करेगा कि काश मैं नाइटिंगेल के पास पहुंच जाऊं। फिर कहता ओ, अरे काश, फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, मुझे एक ड्रॉट माने घूट मिल जाए। विंटेज होती है शराब के लिए आया है, जैसे वाइन से बनती है ना शराब, तो विंटेज ये शराब है, सिरके को भी बोल देते हैं। तो मुझे काश एक घूट शराब मिल जाए। अब ये इसकी ये वो है कि शराब पी करके जैसे इंसान सब कुछ खो बैठता है ना, और फिर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तो इसकी सेंस इस वाली स्टेंजे में कुछ ऐसी रहेगी किड्स की, कि मुझे कुछ शराब मिल जाए, ये वाली शराब, वो वाली शराब, शराबों के नाम बता देगा कि मुझे ऐसी शराब मिल जाए तो मैं उस शराब को पी करके तेरे संसार में आना चाहता हूँ, हे नाइटिंगेल। और फिर नेक्स्ट स्टेंजे में कहेगा कि अरे नहीं 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 नहीं, मैं शराब पी के नहीं, मैं तो तेरे यहाँ पोइट्री के पंख लगा के आ जाऊंगा। अब पोइट्री क्या होती है? इमेजिनेशन। तो मैं पोइट्री के माध्यम से आ जाऊंगा। फिर कहता है ले मैं तो आ गया तेरे संसार में, और फिर ये उसके संसार में आ जाएगा, मतलब ऐसा दिखाएगा जैसे नाइटिंगेल के बराबर में जाके उस पेड़ पर बैठ गया हो। और जब ऐसा काम होता है कि जहां हम नहीं है वहां दिखा दे अपने आप को पोइट, उसे बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो वो एक प्राइम एग्जांपल नेगेटिव कैपेबिलिटी का भी हो जाता है। ओ फोर, अब यहाँ पे तो ये बात करेगा कि मुझे कुछ शराब मिल जाए, ये वाली वो वाली, इसे पी करके, शराब पी करके सब कुछ भूल जाता है ना इंसान, तो मैं तेरे संसार में आ जाऊंगा, मतलब ऐसे कल्पना करके, मतलब शराब में सब कुछ भूल करके मैं तेरे पास आ जाऊंगा। और वो भूलना पता क्या चाह रहा है? वो इस संसार में जो चल रही है ना टेंशन, इन्हें भूलना चाह रहा है। क्योंकि जब हम इस संसार में उलझे हुए होते हैं तो हम सब कुछ, हम नहीं जा पाएंगे, हम नाइटिंगेल के वर्ल्ड में नहीं जाएंगे। यहाँ पर कीट्स ने टू टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड दिखाए हैं, दो वर्ल्ड है। वन वर्ल्ड इज दैट इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, मतलब ये वर्ल्ड जो है रियल वाला जिसमें हम और तुम रहते हैं। दूसरा संसार उसने नाइटिंगेल वाला दिखा दिया कि वहां पर खुशी खुशी है, वहां टेंशन नहीं है, पैसे कमाने का झंझट नहीं है, बीमारी का झंझट नहीं है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है, वो सब चीजें वहां नहीं है उस संसार में। तो वो संसार और ये संसार दोनों की कंपैरिजन करेगा। यहाँ पे क्या कहता है? ओ, अरे, फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटर्स विंटेज, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, काश मुझे एक घूट मिल जाए। और फॉर ए का मतलब यही होता है, काश एक घूट विंटेज की मिल जाए, शराब की। और वो शराब के बाद में दैट लगा दिया ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। दैट हैथ बीन कूल्ड, ऐसी शराब जो हैथ बीन, जो रही हो ठंडी, लॉन्ग एज से। ऐसा माना जाता है एक शराब जो बहुत लंबे समय से कहीं पर गाड़ के रख दी जाए धरती में कहीं पर, तो वो लंबे समय से, जितनी पुरानी शराब होती है उतना ज्यादा असर करती है। असर कौन सा हो सकता है? नशे का। तो मुझे फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज मिल जाए दैट हैथ बीन कूल्ड, जो ठंडी हो रही हो लॉन्ग एज से, इन द डीप डेल्ड अर्थ में, डीप माने गहरी खुदी हुई पृथ्वी। तो इसका मतलब गहरी पृथ्वी जहां खुदी हुई, नीचे दबी हुई, कोई लंबे समय से, लॉन्ग एज बोल दिया उसने, बहुत लंबे समय से कोई दबी हुई शराब का एक घूंट मुझे मिल जाए, टेस्टिंग, जिसकी टेस्टिंग करके फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, मतलब फिर एकदम जैसे वो शराब मिल जाएगी ना, तो उससे क्या होगा कि मैं टेस्टिंग करूंगा फ्लोरा का और कंट्री ग्रीन का। उसे पीते ही मुझे, फ्लोरा होता है फूलों की वादियां, और कंट्री ग्रीन गांव का ग्रीनरी, मतलब हरियाला। तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मतलब शराब पीते ही मैं हरियाले उसमें अपना आप ही पहुंच जाऊंगा। जैसे नॉर्मली कहते हैं ना, शराब पी करके इंसान जो है ना, वो सब कुछ सुध बुध को बैठ के बिल्कुल एंजॉयमेंट में आ जाएगा। तो मुझे वो शराब मिल जाए, फिर मैं क्या करूंगा? मैं फ्लोरा और कंट्री ग्रीन का टेस्ट कर पाऊंगा, डांस करूंगा वहां पर, एंड प्रोविंशियल सॉन्ग, जो प्रोविंशियल होते हैं प्रांतीय, वहीं के लोकल, वहां के गानों को एंजॉय करूंगा।
एंड सन बर्न्ट मृत, और सूरज में जल करके मृत होंगे, मतलब धूप निकली रहेगी, उसका कोई असर नहीं होगा। सन बर्न्ट और मृत होते आनंद, और मैं इस तरीके से सबके साथ, पब्लिक के साथ पूरा एंजॉय करूंगा। तो काश मुझे वो शराब का एक घूंट मिल जाए, तो लंबे समय तक, मतलब ऐसे दबी हुई शराब, तो वो शराब मुझे मिल जाए, तो उसे पी करके डांसिंग, प्रोविंशियल सॉन्ग, सनबर्न, नृत्य, ये सब, और फ्लोरा और कंट्री ग्रीन, यहाँ पर पूरा एंजॉय कर पाऊंगा, तो मुझे वो मिल जाए, ऐसे बोल रहे हैं। फिर कहता है, या फिर अब वो वाली शराब ना हो तो ये वाली मिल जाए। अब दूसरी कौन सी बोल रहा है, या मुझे एक बीकर मिल जाए। पहले कह रहा था एक घूंट मिल जाए, अब पूरा बीकर ले रहा, जग, जिसमें पूरा बीकर, मुझे एक जग मिल जाए पूरा भरा हुआ, वार्म साउथ। अब वो साउथ की शराब बोल रहा है, गर्म। साउथ का जो हिस्सा होता है ना, वो वार्म होता है, साउथ वाला हिस्सा, जो क्षेत्र है, कि मुझे साउथ, अब ये बात इंडिया की नहीं हो रही है, इंग्लैंड की हो रही है, तो बोल रहा है कि मुझे साउथ इंग्लैंड का जो साउथ पार्ट है, वहां की शराब का एक बीकर मिल जाए भरा हुआ पूरा जग। और फिर बोल रहा है फुल ऑफ द ट्रू, बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, सच्ची, सच्ची से मतलब प्योर शराब मिल जाए मुझे वहां की। द ब्लसफुल हिप्पोक्रीन, जो ब्लसफुल हो, जो जिसमें चमक हो हिप्पोक्रीन की। हिप्पोक्रीन जो है ये एक फाउंटेन का नाम है। तो ये फाउंटेन है जो बहुत ही पवित्र है, ग्रीक का है, ये भी ग्रीक मैथोलॉजी का है, और जो प्रेरणा से भरा हुआ होता है, इंस्पिरेशन, मतलब जो इंस्पायर करता है, तो ये एक तरीके से सिंबल है इंस्पायर करने का, इंस्पिरेशन का। तो हिप्पोक्रीन वो फाउंटेन जो है, उसकी चमक हो शराब में, इसका मतलब जब मैं उसे पीऊँ ना, तो मतलब ऐसा होना चाहिए, मैं प्रेरित हो जाऊं, मुझे प्रेरणा दे वो। विद, ऐसी शराब जो बीडिड बबल के साथ हो। अब यहाँ बीडिड बबल माने तो वे होते हैं ना, मतलब जो ये होते हैं बुलबुले, और बीडिड मनका के दाने होते हैं, बीडिड मतलब छोटे छोटे बबल से हो, विंकिंग कर रहे हो। विंक माने वैसे आंख मारना होता है, टिमटिमा रहे हो। एट द ब्रिम माने ऊपर की सतह होती है। जैसे आपने देखा होगा जग में कोल्ड ड्रिंक या मट्ठा होती है, खट्टी सी, तो उस पे बूंद 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 सी आ जाती है ना, ऊपर को झाग से आ जाते हैं। उन झागों की बात कर रहा है ये, कि वो ऐसे वे कब होते हैं, जो खट्टी होती है बहुत, मतलब बहुत प्योर होती है। तो वो शराब मिल जाए मुझे, शराब का नाम बता रहा है कि फुल ऑफ द ट्रू। वो कह रहा है कि ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, मुझे साउथ की वो वार्म बीकर भरा हुआ शराब का मिल जाए, फुल ऑफ द ट्रू, जो बिल्कुल सच्ची से मतलब है, प्योर हो, जिसपे हिप्पोक्रीन का टच हो, जो बीडिड बबल्स के साथ हो, मतलब उसमें ये बबल हो ऊपर को, जो विंकिंग कर रहे हो उसकी ब्रिम पर। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जब पिए ना, तो चेहरे पर, मुंह पर पर्पल कलर के स्टेन लगा दे। स्टेन माने निशान, पर्पल कलर के, तो इसका मतलब वो बिल्कुल पक्की प्योर शराब है, जो अपने निशान को छोड़ के चली जाए, रंग को छोड़ के चली जाए। दैट आई माई ड्रिंक, और मैं उसे पी सकूं, और मैं उसे पीने के बाद लीव द वर्ल्ड अनसीन, मैं इस वर्ल्ड को, अपने वाले वर्ल्ड को, हमारे तुम्हारे वाले वर्ल्ड को कह रहा है, इस वर्ल्ड को अनसीन छोड़ करके चला जाऊंगा, मतलब बिना देखे, मतलब इस संसार से दूर चला जाऊंगा। एंड विद दी, और तेरे साथ फेड हो जाऊंगा, इन टू द फॉरेस्ट, मैं इसी जंगल में, इस अंधकार में जंगल में तेरे साथ फेड, फेड वाला हो जाता है मुरझा जाना, चले जाना, गायब हो जाना, और बस तेरी दुनिया में चला जाऊंगा इस फॉरेस्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस पोयम को पढ़ करके आप कहोगे, सर रोड टू नाइटिंगेल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बता रहे थे, ऐसा तो कुछ अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैसेज आपके सामने नहीं आया, आएगा। अभी एक स्टेंजा जो है, वो उस मैसेज को देगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो मैसेज की भूमिका जॉन कीट्स ने बना दी है। अब वो बार बार कह रहा है, मैं इस संसार को छोड़ करके तेरे संसार में चला जाऊं। अब तेरे संसार और मेरे संसार में क्या अंतर है, कीट्स इसका मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। वो ये जो ह्यूमन बीइंग वाला वर्ल्ड है, जिसमें हम और आप रहते हैं, वो इसे बिल्कुल डिसलाइक कर रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बीमारी है, बीमारी की बात भी करेगा वो, और यहाँ टेंशन है, धोखेबाजी है, ये सब है। तो मैं तो हे नाइटिंगेल तेरे संसार में आना चाहता हूँ, आने का रास्ता उसने कौन सा बनाया ये देख लो आप। वो कहता है शराब पी करके सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। तो इट मीन्स कैसे जाएगा इंसान दूसरे वर्ल्ड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फॉरगेट दैट आई लिव इन दिस वर्ल्ड, और ये भूलने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसने शराब वाला लिया, कि मैं शराब पी करके आना चाहता हूँ। तो शराब के बाद में इस तरीकों को बाद में चेंज कर देगा। थर्ड में है, fade far away, dissolve and quite forget what though among us the leaves has never known। ये है इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा। और इसमें थर्ड स्टेंजे में कहता है कि मैं शराब पी करके तेरे संसार में आना चाहता हूँ, और भूल जाना चाहता हूँ इस वर्ल्ड को। अब वो कहता है फेड फार अवे, मैं फेड हो जाना चाहता हूँ, गायब हो जाना, फार अवे, दूर चला जाना चाहता हूँ। डिसोल्व हो जाना भी होता है, जैसे चीनी आप किसी पानी में डिसोल्व हो गई, मतलब घुल जाना, खत्म हो जाना। मैं डिसॉल्व हो जाना चाहता हूँ, क्वाइट फॉरगेट,
मतलब इस संसार से मैं फेड हो जाना चाहता हूँ, डिसोल्व हो जाना चाहता हूँ, दूर चला जाना चाहता हूँ, मतलब तेरे साथ चला जाना चाहता हूँ। तो दो संसार बताए ना, ध्यान रखना उन दोनों को। एंड क्वाइट फॉरगेट, और मैं वो पहले वाला स्टेंजा से ये स्टेंजा बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, कह रहा है कि मैं ये वाली शराब या ये वाली शराब पी करके सब कुछ भूल करके हे नाइटिंगल तेरे संसार में आ जाना चाहता हूँ और इस संसार से दूर चला जाना चाहता हूँ। और फेड फार अवे, फेड हो जाना चाहता हूँ, दूर चला जाऊं, डिसोल्व हो जाऊं, गायब हो जाना चाहता हूँ। एंड क्वाइट फॉरगेट कर देना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से भूल जाना चाहता हूँ। क्या भूलना चाह रहा है वो? मैं वो चीज भूलना चाहता हूं पूर्ण रूप से, वाट जो दो अमोंग द लीव्स, तू पत्तियों के बीच में रह करके हैज नेवर नोन, तूने कभी नहीं जानी। जो चीज तूने कभी नहीं जानी मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। वो कह रहा है अब जैसे उस चीज में मैं एक ही चीज जोड़ रहा हूँ, मतलब जैसे बीमारी हो गई, तो भाई हे नाइटिंगल तूने कभी इन चीजों को नहीं जाना। जिन चीजों को, उसका कहना यह है कि मैं दिन रात आज झेल रहा हूं ना जिन चीजों को, तूने तो कभी उन्हें जाना ही नहीं है। मैं इन चीजों को भूल जाना चाहता हूँ, और वो भी क्वाइट फॉरगेट, पूर्ण रूप से मैं उन चीजों को भूल जाना चाहता हूं जो तूने इन पत्तियों के बीच में रह के कभी जाना ही नहीं है, मतलब तेरे सामने तो ये चीज आई नहीं है और मैं इन्हें इतना ज्यादा झेल रहा हूं, तो मैं इन्हें पूर्ण रूप से भूल जाना चाहता हूँ। फेड फार अवे, डिसोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दो अमोंग द लीव्स हैज नेवर नोन, जो तूने कभी जाना ही नहीं है इन पत्तियों के बीच में, मतलब जंगल में रह करके तूने कभी नहीं जाना, मैं उन सब चीजों को भूल जाना चाहता हूं। अब वे सारी चीजें आएंगे एक एक करके, और वही वो चीज है जिन्हें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किड्स भी परेशान है, आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं। तो उन चीजों को भूल जाना चाहता हूँ, वे चीज देख लो कौन कौन सी है। मैं भूल जाना चाहता हूँ उन चीजों को, वाट दो अमोंग द लीव्स हैज नेवर नोन, जो तुमने इन पत्तियों के बीच में रह के कभी नहीं जानी। द वियरीनेस, थकान, पक्षी कभी थकते नहीं है कि भाई थक गया आराम कर लो, ऐसे है ना, वियरनेस, थकान। फीवर, फीवर से मतलब बुखार है, यहाँ बुखार से मतलब सारी बीमारी के नाम लेना चाह रहा है वो, ये बुखार मतलब बीमारियां। फ्रेट माने चिड़चिड़ापन, ये चिड़चिड़ापन इनमें नहीं है पक्षियों में भाई, ये इनमें ना चिड़चिड़ापन है, ना यहाँ बीमारी है, ना थकान है, वो उड़ान भरते रहते हैं, कोई थकते नहीं है। मैं भूल जाना चाहता हूँ वे सारी चीजें, जैसे द वियरीनेस, फीवर, फ्रेट। हेयर, यहाँ, यहाँ से मतलब है हमारे वाला संसार। हेयर, यहाँ, वेयर, जहां पर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, ये तो वो संसार है जहां व्यक्ति बैठते हैं, एक दूसरों का ग्रोनिंग सुनते हैं। ग्रोन माने करहाना, जैसे वो करहा रहा है, वो पे टेंशन में है, उसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम। ये वो संसार है जो ग्रोन सुनते रहते हैं, हम एक दूसरे की ग्रोनिंग सुनते रहते हैं। तो वो बोल रहा है हमने जो जाना नहीं है, वो जो तूने कभी जाना नहीं है, उन चीजों को हम मैं भूल जाना चाहता हूँ। और वे है वियरीनेस, थकान, फीवर, फ्रेट, चिड़चिड़ापन। यहाँ पर व्यक्ति बैठते हैं, एक दूसरे के करहाने परेशानियों को सुनते रहते हैं, मतलब परेशान ही है सब। वेयर पैलेसी से एक सिर्फ, ये वो संसार है जहां पर पहलेसी ने किसी कुछों को तो पहलेसी ने हिला रखा है। पहलेसी होती है लकवा, और ये बीमारी बहुत ज्यादा थी पहले, अब तो बहुत कंट्रोल हो गई है। तो कुछ पहलेसी से परेशान है, सैड है, कोई दुखी है लास्ट ग्रे हेयर से, कोई अपने ग्रे हेयर सफेद बाल होते हैं, लास्ट मतलब है आखिरी, मतलब कोई गंजेपन से, कोई सफेद बालों से, सफेद और लास्ट हेयर से मतलब गंजेपन से, कोई इनसे दुखी है, कोई पहलेसी से परेशान। अब आपने कभी नहीं देखा होगा नाइटिंगल जो है, आप किसी पक्षी को देखो भाई इसके बाल उड़ गए, इसके बाल सफेद हो गए, ये बीमारी उसके लकवा हो गया, ये कुछ भी नहीं है ना वहां पे। कह रहा है कि हे नाइटिंगल मैं तो तेरे संसार में आना चाहता हूँ और भूल जाना चाहता हूँ ये चीजें। और जिन चीजों को नाम ले रहा है ना, या तो वो अपने इर्द गिर्द देखता है, या अपने भाई में देख रहा है, या अपने आप में देख रहा है, वो खुद भी तो बीमार रहता था। तो इन चीजों को मैं भूल जाना चाहता हूँ। वेयर यूथ ग्रोज पेल, ये वो संसार है जहां पर यूथ तो पीले होते जा रहे हैं। अब पीला इसका भाई था, इसका भाई इस पोयम को लिखने से पहले 1818 में मरा था, उसके बाद ये पोयम लिखी है। तो जॉर्ज कीट्स जो था, और ये जो खुद है, ये भी कहीं ना कहीं मतलब जॉर्ज कीट्स तो था ही, और ये खुद भी ऐसा है अगर हम बात करें कि ये भी मतलब परेशान है। तो जॉर्ज कीट्स जो था वो भी इसी बीमारी से, वो भी कंजम्पशन से मर चुका था, इसके भी यही बीमारी है। तो इसने देखो उसका जिक्र कर दिया यहाँ पे, इसे ऑटोबायोग्राफिकल टच भी कहते हैं, कि देखो अपने बारे में बता रहा है यहाँ पे कि भाई मैं भूल जाना चाहता हूँ ये सारी चीजें जो तूने कभी नहीं जाना। ये वियरीनेस, ये फीवर, फ्रेट, एक दूसरे को करहाना सुनना, वो तो आज तेरे संसार में तो है ही नहीं नाइटिंगल। जहां पर पहलेसी ने कुछों को तो पहलेसी ने हिला के रख रखा है, मतलब कुछ तो पहलेसी से लकवे से परेशान है, कोई अपने लास्ट ग्रे हेयर से परेशान है। वेयर यूथ ग्रोज पेल, ये तो वो जगह है जहां पर यूथ एज में इंसान पीला पड़ता जा रहा है। पीला पड़ने का मतलब जान रहे हो, तो वो बीमार हो रहा है, यूथ पीले होते जा रहे हैं। एंड स्केप्टर थिन हो रहे हैं, स्केप्टर मैंने कंकाल की तरह पतले, पतले होते जा रहे हैं, एंड डाइस, और मर जाते हैं।
ये वो जगह है जहां यूथ जो है पीले पड़ते हैं, पतले हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो मैं तो इस संसार से, जब जहां पर मतलब ऐसी बीमारी है, इसे छोड़ के तेरे संसार में आना चाहता हूँ। ये वो जगह है, मैं भूल जाना चाहता हूँ इन सारी चीजों को, वियरीनेस को, फीवर को, फ्रेट को, पैलेसी को, और लास्ट ग्रे हेयर वाली को, ग्रो पेल होना, स्पेक्टर थिन होना, मर जाना। वेयर, ये वो जगह जहां, बट टू थिंक, वेयर बट टू थिंक, अगर यहाँ मतलब इस संसार के बारे में जिसमें मैं रहता हूँ, नाइटिंगल से कह रहा है, वेयर जहां, बट टू थिंक इज टू फुल ऑफ सोरो, अगर इसके बारे में सोच भी लेना, इस संसार के बारे में अगर सोचने लग जाए तो फुल ऑफ सोरो हो जाते हैं, मतलब दुख से भर जाते हैं, मतलब जब सोचते हैं ना भाई कितनी टेंशन कितना सब कुछ, तो सोरो से भर जाते हैं। एंड लेडन आइड डेस्पेयर, और आंखें लोड हो जाती है, लेडन लॉर्ड से बनाए, आंखें भर जाती है डेस्पेयर, निराशा से, आंखों में निराशा। जब इस संसार के टेंशन के बारे में सोचते हैं, बीमारियों के बारे में सोचते हैं ना, तो आंखें तो जो भर जाती है डेस्पेयर, निराशा से, और चारों तरफ जो है सोरो ही सोरो दिखाई देता है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट, ये दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर साइज, ये तो वो संसार है, अपने वाले संसार की बात कर रहा है वो, अपने और हमारे तुम्हारे की। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर साइज, ये वो संसार है जहां पर सुंदर लेडीज अपनी लस्टर्स आईज को कीप नहीं कर सकती। लस्टर माने चमकदार आंखों को बरकरार नहीं रख सकती, मतलब उनकी आंखों की चमक, इसका मतलब सुंदरता ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती। और न्यू लव पाइन एट देम, और जो नए लवर होते हैं ना, उनकी पाइन करना होता है, इच्छा रखना, चॉइस रखना, लव करना उनसे। देम यहाँ लेडीज के लिए आया है, सुंदर लेडीज के लिए। तो लवर उनकी इच्छा रखते बियॉन्ड टुमारो, बस कल तक। कल तक से मतलब ये कि बहुत कम समय तक, बिकॉज इन टू लाइंस में वो ये बोलना चाह रहा है, द ब्यूटी ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड की जो ब्यूटी है, द ब्यूटीफुल लेडी जो बहुत सुंदर है, दे कैन नॉट मेंटेन देयर physical charm for a long time, and due to this thing, the lovers of them, they cannot increase their love for a long time, वो लंबे समय तक इंक्रीज नहीं करते, because they love for beauty, and beauty destroys very soon in this world, but in your world it doesn't happen। कोई बुढ़ापे वाला असर या कोई जल्दी से सुंदरता का खत्म होना, ये नहीं है तेरे संसार में। तो यहाँ ये लाइन जोड़ करके किड्स ये भी बताना चाह रहा है कि ये वो संसार है जहां पर ब्यूटी जो है वो ज्यादा लंबे समय तक सुंदरता बरकरार नहीं रखी जा सकती, और लवर उनके ज्यादा लंबे समय तक उनसे लव नहीं करते, क्योंकि जो लवर होते हैं दे लव ओनली फॉर ब्यूटी, एंड ब्यूटी डेस्ट्रॉय, या आप कह सकते हो डिक्लाइन हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए उसने कहा है कि भाई ये संसार जो है ना, इसे त्याग करके, हे नाइटिंगेल मैं तो तेरे संसार में आना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो संसार है ना, ये तो दुख से भरा हुआ है, इसमें इतनी टेंशन है, परेशानी है, बीमारी है, चिड़चिड़ापन है, ईर्षा, सब कुछ, इन सब चीजें यहीं पर है, तेरे संसार में ऐसा कुछ नहीं है। तो योर वर्ल्ड इज टोटली सेफ, सो आई वांट टू कम इन योर वर्ल्ड, मैं तेरे संसार में आना चाहता हूँ, नाइटिंगेल। इसके बाद स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा, बड़े बड़े स्टेंजे ने बनाए हैं। अवे अवे फोर आई विल फ्लाई टू दी, अरे मैं गायब, अवे माने दूर हो जाना, गायब हो जाना, और फोर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तेरे पास उड़ करके आ जाऊंगा। फिर कहता है नोट चैरिटेड बाय बेकर्स, अब अपने उस पुराना जो स्टेंजा था ना, जिसमें कहा था कि मैं विंटेज की एक घूंट मिल जाए, या साउथ वार्म का एक मुझे बीकर मिल जाए, शराब पी करके आना चाहता हूँ, कह रहा है फोर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, दी यहाँ पे नाइटिंगेल के लिए आया। नोट चैरिटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, मैं चैरेट पे सवार होके नहीं आऊंगा, चैरेट माने रथ होता है, मैं बैकस के रथ पर नहीं आऊंगा, और उसके पार्ट, पार्ट होते हैं लेपार्ड जो बोलते हैं ना, लेपार्ड से मतलब होता है कि जो तेंदुए होते हैं। जो बैकस है ना, ये देवता है, ग्रीक मैथोलॉजी देखो यहाँ भी आ गई, और बैकस वर्ड आपके सामने पहले भी आ चुका है। तो बैकस होता है द गॉड ऑफ वाइन, शराब का जो देवता होता है उसे बैकस कहते हैं। मैं बैकस के रथ पे सवार होके नहीं आऊंगा तेरे पास। अब आने के दो रास्ते बता दिए उसने, अभी तो एक ही बताया है, शराब पी करके मैं तेरे संसार में आ जाऊंगा, और फिर मैं भूल जाऊंगा इन सब चीजों को जो पिछले स्टेंज में बताया, कि भाई मैं इन सब चीजों को भूल के तेरे संसार में आ जाऊंगा, हे नाइटिंगेल। तो वो शराब पी करके आना चाह रहा है, कि मैं तो शराब पी करके, शराब भी दो तरीके की बता दी, कि मैं इन शराब को पी करके, हे नाइटिंगेल, तेरे संसार में आ जाऊंगा, और आने के बाद मैं ये चीजें जिनसे दुनिया परेशान है, मैं परेशान हूं, मैं इन्हें भूल करके तेरे संसार में, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तो आई विल जस्ट कम इन योर वर्ल्ड एंड आई विल लिव हैप्पीली इन योर वर्ल्ड, तेरे संसार में हैप्पीली रह लूंगा। ये बात तो कर दी उसने। अब वो जो दूसरा स्टेंजा था ना, जिसमें शराब पी करके पीने की बात, अब उसे काट रहा है अपनी बात को, क्या कह रहा है, अरे मैं अवे हो जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा अपने संसार से, और फ्लाई करके तेरे पास आ जाऊंगा, तो तेरे पास आ जाऊंगा।
मैं नॉट चैरिटेड बाय, मैं बैकस के चैरिट पे नहीं आऊंगा। जो बैकस देवता है वाइन का, उसका जैसे रथ, किसी का सिंबल हमारे देवी देवताओं का, किसी का शेर की सवारी है, किसी की चूहे की सवारी है, ऐसे बैकस को जब हम देखते हैं तो वो एक रथ पे चलता है, उसका रथ जो खींचते हैं वो लेपर्ड तेंदुए होते हैं शेर की तरह। तो मैं चैरिट पे नहीं आऊंगा बैकस के द्वारा और उसके लेपर्ड के द्वारा। तो इसका मतलब बैकस के रथ पे सवार होके नहीं आऊंगा, तो मतलब समझ रहे हो ना, मैं शराब पी के नहीं आऊंगा। मैं बैकस के रथ पे नहीं आऊंगा, इसका मतलब मैं उसके साथ नहीं आऊंगा, इसका मतलब मैं शराब पी के नहीं आऊंगा। बल्कि ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी। अब दूसरा रास्ता ये है, मैं व्यूलेस होता है जो दिखाई ना दे, विंग माने पंख, मैं पोइट्री के पंख लगा करके आऊंगा, वे अदृश्य पंख पोइट्री के। इसका मतलब पोइट्री होती है इमेजिनेशन, तो मैं तो इमेजिनेशन से आऊंगा तेरे पास। अब ये जैसे इस बात को बोल रहा है ना, अब ये इमेजिनेशन से पहुंच जाएगा इसके पास। और वही नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है कि ये अब ऐसा दिखा देगा आगे चल के कि लो नाइटिंगेल, मैं तो तेरे बराबर में आके बैठ गया। और फिर कहेगा देखो यहाँ कितना बढ़िया मौसम है, वो ऐसे दिख रहा है बिल्कुल, अब नीचे बैठा हुआ एकदम ऊपर बैठ जाएगा थोड़ी देर में, देखो आप। मैं पंख लगा के आऊंगा पोइट्री के, थ्रू द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स। कह रहा थ्रो, दो सॉरी, दो माने यद्यपि मेरा जो ब्रेन है ना, माइंड, प्रिप्लेक्स माने परेशान कर रहा है, और रिटार्ड्स माने रोक रहा है, हालांकि मेरा माइंड मुझे रोक रहा है कि मैं पोइट्री के माध्यम से या इमेजिनेशन से ना जाऊं तेरे पास, वो मुझे रोक रहा है। फिर कहता है ऑलरेडी विद दी, अरे मैं तो तेरे साथ ही हूँ, मैं तो तेरे साथ। अब यहां से इस स्टेंजे से लेके लास्ट स्टेंजे तक, लास्ट को छोड़ देना, इस स्टेंजे से अब ये जो पोइट है जॉन कीट्स, ये नाइटिंगेल के बराबर में बैठ गया। आपके माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए कि एक बीच एंड ग्रीन ट्री है, उसमें नाइटिंगेल बैठी हुई है, और अब इमेजिनेशन पावर से, फुल इमेजिनेशन से, अब कीट्स भी नाइटिंगेल के बराबर में उस पेड़ के अंदर जाकर के बैठ गया है। कह रहा मैं तो तेरे साथ हूं, है नाइटिंगेल, ऑलरेडी विद दी। टेंडर इज द नाइट, अरे रात कितनी टेंडर है। टेंडर इज द नाइट करके भी एक वर्क लिखा है किसी राइटर ने, वही मैं आपको बताऊंगा। टेंडर इज द नाइट, रात कितनी टेंडर कोमल है। अब वो वहां बैठ गया ना आकर के, कह रहा अरे रात कितनी मजेदार है भाई। एंड हैप्पली, हैप्पली होता है सौभाग्यवश, ये हैप्पीली नहीं है, हैप्पली है, सौभाग्यवश, बाई चांस। और बड़ा भाग्य वाली बात है कि क्यून मून, चांद रानी जो है ना, वो भी अपने सिंहासन पर बैठी है। इसका मतलब चांद निकला हुआ है, ये भाई चांद रानी अपने सिंहासन पे बैठी है तो चांद निकला हुआ है। अब वो पेड़ के अंदर बैठ करके बात कर रहा है नाइटिंगेल से, भाई बड़ा मजा आ गया, रात कितनी बेहतरीन है और चांद निकला हुआ है, चांद रानी तो अपने सिंहासन पर है। क्लस्टर्ड होता है चारों तरफ, घेर लेना, अराउंड माने चारों तरफ से, क्लस्टर्ड है, ढके हुए, घिर जाना। वो चांद रानी जो है ना, क्लस्टर्ड है, घिरी हुई है चारों तरफ से, किस चीज के द्वारा, बाय ऑल हर स्टारी फेस, अपनी स्टार रूपी परियों से। अब स्टार, भाई चांद के चारों तरफ तारे होते हैं, तो तारे रूपी जो परी है उसने चांद रानी को घेर रखा है। इसका मतलब रात बड़ी सुहावनी है, चांद निकला हुआ है और स्टार भी टिमटिमा रहे हैं चारों तरफ को, और मैं नाइटिंगेल तेरे बराबर में बैठा हूं। बट हेयर, लेकिन यहाँ देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। वो तो उसमें पेड़ में बैठा है ना, कह रहा है कि भाई बहुत बढ़िया चांदनी रात है लेकिन यहाँ पर प्रकाश नहीं है। सेव, देखो जब ये वर्ड सेव आता है ना, इसकी आप खासियत समझो। जैसे आई टुक द फूड सेव, मैंने खाना खाया सिवाय इसके, सेव माने इस चीज को सेव कर दो। जैसे आई टुक ऑल आइटम्स सेव रसगुल्ला, तो जैसे बट आता है ना, ऐसी सेव भी आता है, इस चीज को सेव कर दो इसे छोड़ करके। यहाँ देखो, बट हियर देयर इज नो लाइट, यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, सेव मतलब ये चीज छोड़ करके। सेव वाट फ्रॉम, सिवाय इसके, मतलब आप सेव जब इस तरीके से आता है ना, या बट भी आता है तो वो भी सेंस वही निकालता है, बट इसके। आई लव ऑल बट राम, मैं सबसे लव करता हूं सिवाय राम के। तो सेव भी वर्ड ऐसे यूज होता है, सिवाय वाट जो आ रहा है, वैसे कोई प्रकाश है नहीं, सेव थोड़ा सा सेव है, कहां से बच के आ रहा है, वाट फ्रॉम हेवन से, आकाश से, इज विद द ब्रीज इज ब्लोन, जब ब्रीज ब्लो होती है ना, ब्रीज माने हवा, भीनी भीनी हवा आपको बोलते हैं ब्रीज, ब्लो माने चलती है, जब हवा चलती है, अलग से समझ लो। वो ये कहना चाह रहा है कि चारों तरफ तो चांदनी रात है और चांद रानी रानी निकली हुई है, लेकिन मैं नाइटिंगेल के साथ पेड़ के अंदर बैठा हुआ हूँ, अंधेरा है। थोड़ा बहुत प्रकाश तब आता है जब हवा चलती है ना, तो ये पेड़ हिलता है, जब पेड़ हिलेगा तो क्या होगा कि वो पत्ते इधर से उधर होंगे, तो वो कुछ प्रकाश तिरछा मिर्छा सा होकर के उन हरियाले रास्तों से, हरियाले रास्ते कौन से बताएगा, वो पत्तों में और जो शाखाएं हैं ना उनमें से होकर के कुछ हमारे पास आ जाता है। तो देखो थोड़ा बहुत, बट दे हेयर देयर इज नो लाइट सेव व्हाट फ्रॉम हेवन, हेवन सेज विद द ब्रीजेज ब्लोन, जो ब्रीज है वो ब्लोन होती है, मतलब हवा जब चलती है ना,
तो थ्रो वर्डियस ग्लूम, वर्डियस माने हरियाले, ग्लूम माने अंधेरे से, हरियाला अंधेरा कौन सा है, वो वृक्षों के पत्ते वत्ते वहां से। एंड विंडिंग माना होता है तिरछा मिर्छा, मोस माने काई होती है, काई वाले रास्ते। अब काई वाले रास्ते वे है, जैसे काई लग जाती है जो पेड़ होते हैं ना उन पे, ओस पड़ती है फिर उन पर काई लग जाती है, तो काई वाले रास्तों से होकर के कुछ प्रकाश आ रहा है तिरछा मिर्छा होकर के, वो जब हवा चलती है तो जो शाखाएं हैं वे हिलती है, शाखाओं पे क्या है कि काई लगी रहती है। हरियाला और ग्लूम क्यों बोल रहा है, वो ग्लूम से मतलब अंधेरा, और हरियाला रास्ता होता है, तो थोड़ा बहुत जब पेड़ हिलता है तो पत्ते उत्तों में से निकल के हल्का फुल्का सा प्रकाश आ जाता है, ये बोला उसने। तो इतना नहीं कि भाई बिल्कुल बारीकी से आपको स्टेंजे पढ़ने हैं, कोई आपको यहाँ पे कहीं पढ़ाना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना है, मेरी तो मजबूरी है कि मैं ज्यादा बारीकी पढ़ा रहा हूँ आपको तो, क्योंकि एग्जाम के लिए बस सीधा सीधा सा समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ यहाँ ये बात बोली जा रही है। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माइट, इसे बहुत जल्दी पढ़ लेना क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट स्टेंजा नहीं है। केवल यहाँ पे मैं आपको अलग से बता दूं, इसमें वो ये कहेगा, इसमें इसकी फाइव सेंसेस चलेगी, सूंघने की ताकत, टेस्ट वाली ताकत, टच करने वाली ताकत आएगी इसकी। तो फाइव सेंसेस कैसे यूज करेगा, ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन मैं सूंघ करके बता सकता हूँ, यहाँ ये गुलाब है, यहाँ ये वाला पौधा है, यहाँ ये है, मुझे उसकी महक से पता लग पा रहा है, ये चारों तरफ वो बताएगा बस यहाँ पर देखो। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मैं देख नहीं सकता, अंधेरा तो हो रहा है ना कि मेरे पैरों की तरफ कौन सा फूल है। नोर ना ही व्हाट सॉफ्ट इंसेंस, कौन सी सॉफ्ट माने बहुत मधुर में है, इंसेंस माने होती है सुगंध, यहाँ पे फूलों का मतलब है। हैंग्स माने लटकी हुई है अपॉन द बो माने शाखा, शाखा पर कौन सी सुगंध लटकी हुई है, मतलब कौन सा फूल कौन सी शाखा पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बट इन एम बाम डार्कनेस, लेकिन इस मधुर में है, अंधेरे में, एम बाम्ड होता है मधुर में, डार्कनेस माने अंधेरे में मैं गैस कर सकता हूँ। अब देखो गैस कर रहा है तो सूंघ के कर रहा है ना, ईच स्वीट, मैं प्रत्येक मधुर फूल को गैस कर सकता हूँ, दिखाई तो मुझे कुछ दे नहीं रहा है। वेयर विद द सीजनेबल मंथ, मैं गैस कर सकता हूँ ईच स्वीट को, वेयर विद कहां पर, सीजनेबल मंथ, सीजनेबल मंथ कौन सा होता है, बसंत ऋतु ने कहां पर एंडोज माने उगाया है, कि बसंत ऋतु ने कहां पर कौन सा फूल उगाया, मैं गैस करके बता सकता हूँ, सूंघ करके बता सकता हूँ। द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, मैं बता सकता हूँ कहां पर घास है, थिकेट माने झाड़ी बता सकता हूँ, फ्रूट ट्री वाइल्ड जंगली फलों के जो वृक्ष है उन्हें बता सकता हूँ। अब यहाँ कुछ नाम दे देगा, ये वाला यहाँ उगा हुआ है, व्हाइट होथॉर्न, होथॉर्न जो फूल है ना गुलाब का होता है, वो सफेद वाला गुलाब होथॉर्न कहाँ पर है। पेस्टोरल माने वो गांव का, एग्लेंटाइन जो ग्रामीण एग्लेंटाइन, ये भी गुलाब ही है एक, इसे बता सकता हूँ। नाम ही ध्यान रखने हैं आपको, एग्लेंटाइन को एग्लेंटाइन ही बोलेंगे, होथॉर्न को होथॉर्न ही बोलेंगे। होथॉर्न फूल कहाँ पर है, एग्लेंटाइन कहाँ पर है। तेजी से जो फेड होता है ना, बहुत जल्दी मुरझा जाता है, जो सा वायलेट, वो वायलेट फूल कहाँ पर है। जो कवर्ड अप इन लीव, जो पत्तियों में ढका हुआ है, उसे बता सकता हूँ वो कहाँ पर है। एंड मिड मई एल्डेस्ट चाइल्ड, और मई महीने का जो बड़ा बेटा है, इसका मतलब जो मई के स्टार्ट होते ही खिल जाता है, वो बता सकता हूँ। वो कमिंग मस्क रोज, वो मस्क गुलाब, जंगली गुलाब को बोलते हैं, वो कहाँ है। फुल ऑफ ड्यू वाइन, जो भरा हुआ है ओस, मतलब वाइन होती है शराब वाली ओस से, मतलब ओस उसमें पड़ी रहती है, वो बता सकता हूँ कहाँ पर है। द मर्मरियस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, ग्रीष्म की ईव्स माने इवनिंग में, फ्लाई माने मक्खियां, हॉन्टिंग करती है, भ्रमण करती है, मरमर करना होता है उनकी आवाज, ओनोमेटोपोइया भी होता है, मरमरिंग करना, भिनभिनाहट करना। तो मक्खियां जो है, जैसे फ्लाई में सब चीज आ जाती है उसमें, भंवरे मक्खी मधुमक्खी सब, तो वे कहाँ पर कौन से फूल पर कैसे कैसे हॉन्ट कर रही है, मंडरा रही है, वो सब मैं गैस करके बता सकता हूँ। तो उनकी आवाज सुन के, उन्हें सूंघ करके, ये सेंसेस दिखा रहा है वो अपनी, तो मैं बता सकता हूँ कौन सा कहाँ है। तो कोई इंपोर्टेंट स्टेंजा बिल्कुल भी था नहीं। 6 नंबर स्टेंजा है, डार्कलिंग आई लिसन, अंधेरे में मुझे सुनाई दे रहा है, एंड फॉर मैनी ए टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। कह रहे डार्कलिंग आई लिसन मतलब इस अंधेरे में मुझे आवाजें मक्खियों की इनकी सबकी सुनाई देती। अब आगे क्या बोलता है, फॉर मैनी ए टाइम, अनेकों बार, आई हैव बीन हाफ इन लव, मैं कई बार आधे लब से कह रहा है, मतलब मुझे कई बार इच्छा जागृत हुई है विद ईजफुल डेथ। अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर किड्स के मन का अंदर की फीलिंग्स आ रही है कि कई बार मैंने मरना चाहा है। किड्स को बहुत प्रॉब्लम थी, जॉन किड्स को, वो अपने लाइफ में बहुत परेशान था। कह रहा मैंने कई बार चाहा है कि भाई मेरी एक इजीफुल डेथ हो जाए, मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, मुझे आधे मन से मतलब 50% मैंने कई बार सोचा है कि मुझे कोई इजी सी डेथ मिल जाए, मतलब छुटकारा मिल जाए।
कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स, मैंने मौत को बड़े सॉफ्ट नेम से पुकारा है। इन मैनी ए म्यूज्ड राइम, म्यूज माने काव्य होता है, राइम माने पंक्तियां, मतलब मैंने पोइट्री में, कीट्स कह रहा है मैंने अलग अलग पोयम में, पोइट्री में इसे मौत को अलग अलग नामों से पुकारा है कि मुझे ऐसी मौत मिल जाए। मतलब मैंने कई बार चाहा है कि यार ऊपर वाला उठा ले, मतलब ये बोल रहा है वो। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, टू टेक इन टू द एयर में घुल जाए मेरी ब्रीथ, सांसें, मतलब मैंने ऐसे ऐसे नामों से कि भाई मेरी सांसें हवा में घुल जाए, मैं मर जाऊं, मैंने अलग अलग नामों से अपनी पोयम में इसे पुकारा है। ना अब ऐसी बात क्यों बोल रहा है कि भाई वो ये शुरुआत उसने देखो कैसे करी है, मैंने ये टाइम बहुत बार मैंने अपने अदमन से ये चाहा कि भाई मैं मर जाऊं, कई बार मैंने अलग अलग पोइट्री में अलग अलग नामों से मौत को पुकारा है कि मुझे ऐसी मौत मिल जाए, मुझे मेरी सांसें जो है वो हवा में घुल जाए। नाउ अब इस टाइम जब वो नाइटिंगेल के साथ बैठा हुआ है तो क्या कहता है नाइटिंगेल से, अब मोर देन एवर सीम्स इट इज टू डाई, आज अगर मैं मर जाऊं तो मोर देन ये ज्यादा है, एवर सीम्स जब कभी मुझे लगा है, रिच टू डाई जब मरना मुझे रिच लगा है, रिच से मतलब है अच्छा, जब मुझे मरना कई बार अच्छा लगा है कि भाई आज मर जाए तो अच्छा हो, तो उससे भी ज्यादा अच्छा आज लग रहा है। मतलब आज तू गाने गा रही हो और मैं यहाँ मर जाऊं, जैसे ओथेलो की लाइन याद आती है ना, वो जब ओथेलो लड़ाई लड़के आता है, लड़ाई तो हुई नहीं थी, वो टेम्पेस्ट आ गया था तो सारे तुर्की जो जहाज थे सब तहस नहस हो गए थे। तो जब ओथेलो आता है ना, आते ही साइप्रस में उसे सबसे सामने खड़ी हुई डेस्डिमोना दिखाई देती है। तो वो ये कहता है अगर परेशानियों के बाद या झंझट झेलने के बाद ऐसा नजारा हो, तो ऐसे में मौत भी आ जाए तो कितनी सुहावनी होगी। ये कीट्स नाइटिंगेल के गाने सुनने के बाद ये कहता है कि बहुत बार मैंने चाहा है कि मैं ऐसे मर जाऊं वैसे मर जाऊं, लेकिन आज मरना, जितनी बार सोचा होगा ऐसे ऐसे मरना, उन सबसे अच्छा मरना तो आज है तेरे सामने, तू यहाँ पे नाइटिंगेल गीत गाती रहे और मैं मर जाऊं, इससे बढ़िया मौत नहीं मिलेगी। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, आज अब मर जाना उससे ज्यादा अच्छा जितनी बार मैंने सोचा होगा कि मैं मर जाऊं। टू सीज, सीज माने समाप्त करना होता है। टू सीज अपॉन द मिडनाइट, मैं मिडनाइट में आज रात को यहीं सीज हो जाऊं, विद नो पेन बिना दर्द के, अब ऐसे में मरूंगा तो कोई दर्द नहीं है, मिडनाइट आज की रात यहीं सीज कर दूं, अपने आप को समाप्त कर दूं, बिना दर्द के मर जाना बढ़िया होगा। वाइल जबकि मैं मर जाऊंगा, वाइल दो आर पोरिंग फोर्थ, तुम पोर करती रहोगी, पोर माने उड़ेलना, फोर्थ माने आगे, तुम उड़ेलती रहोगी अपनी आत्मा को एब्रोड, विदेश में, इन सच एन, इतनी एक्सटेसी माने आनंद के साथ। अब तुम आत्मा को उड़ेलती रहोगी इसका मतलब ये तुम गाने गाती रहोगी, मैं मर जाऊंगा, और तुम इसमें एब्रोड विदेश में, विदेश क्यों है, तेरा वर्ल्ड अलग है हमारा वर्ल्ड अलग है, तो तू अपने संसार से हमारे संसार में और अपने पूरी आत्मा को उड़ेलती रहेगी, और मैं यहाँ पे मर जाऊं, मतलब तेरे गाने सुनता रहूं और मर जाऊं, तो ऐसे में मर जाना कितना बेहतरीन होगा। ये बोल रहा है टू सीज अपॉन द मिडनाइट, इस मिडनाइट में सीज कर दूं विदाउट पेन, ऐसे में मर जाना विदाउट पेन होगा। वाइल जबकि तुम पोरिंग करती रहोगी, उड़ेलती रहोगी अपनी आत्मा को इतने आनंद के तरीके से, मतलब तुम जैसे गीत गा रही हो ना, ये तुम गाती रहोगी और मैं मर जाऊं, तो इस समय इट इज ए फैंटेस्टिक डेथ, अगर मैं इस समय मर जाता हूँ। स्टिल वुडेस्ट दो सिंग, स्टिल माने हमेशा, निरंतर निरंतर तुम गाती रहोगी, एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, तुम गाती रहोगी लगातार और मेरे कान वेन में चले जाएंगे, वेन माने व्यर्थ, मतलब मुझे सुनाई नहीं, मैं मर जाऊंगा फिर तो मुझे सुनाई नहीं देगा, तुम गाती रहोगी। टू दाई हाई रैक्यूम बिकम अ सोर्ड, तेरे ये हाई रैक्यूम जो है ना मेरी सोर्ड बन जाएंगे। सोर्ड जो होता है ना, ये एक तरीके से जो जब कब्र होती है ना उस पर मिट्टी डाल देने का काम होता है, मिट्टी डल गई तो वो उसे कवर्ड कर देते हैं, उसे सोर्ड बोलते हैं। तेरे ये हाई रैक्यूम, रैक्यूम जो होते हैं ना, ये तेरे गीत शोक गीत होते हैं, रैक्यूम ऐसे वर्ड आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तेरे हाई ये उच्च रैक्यूम मेरे लिए कब्र का काम करेंगे, मेरे मिट्टी का काम करेंगे मेरे ऊपर, मतलब मैं जैसे मर जाऊंगा तो तेरे गाने मेरे ऊपर ऐसे डलेंगे जैसे कोई मिट्टी डाल रहा हो, तो मुझे ये इस तरीके से मेरे काम आएंगे, मैं तो मेरे कान तो व्यर्थ हो जाएंगे, सुनना बंद कर देंगे, तेरे गीत गाते गाते मैं मर जाऊं तो इससे बढ़िया मौत नहीं होगी। मैं मर जाऊंगा, तेरे गाने वैक्यूम का काम करेंगे, एक तरीके से शोक गीत जो होता है, मर्नफुल सॉन्ग जो होता है, वो तेरे गीत जो है मेरे लिए करेंगे, तो ऐसे बोल रहा है मेरी तो ऐसे मौत हो जाए। अब आगे बोलता है, दो वाज नॉट बॉर्न, ये दो तीन लाइन इसमें भी अच्छी है। दो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, ये कह रहा तू तो डेथ के लिए पैदा ही नहीं हुई,
वो कह रहा तू पैदा नहीं हुई डेथ के लिए, हम हैं, हम तो मौत के लिए पैदा हुए। और उसे बोल रहा है इमोर्टल बर्ड। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इमोर्टल बर्ड किसके लिए बोला है, फिर वहां पे स्काईलार्क आ जाएगा, वहां पर नाइटिंगल आ जाएगा वर्ड, वहां कुको भी आएगा, वहां सोलिटरी रीपर भी आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होता है इमोर्टल बर्ड बोला था जॉन कीट्स ने नाइटिंगल में। तो और टू नाइटिंगल में दो वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, तू डेथ के लिए पैदा नहीं हुई है, मतलब तू तो अमर है, तू तो इमोर्टल बर्ड है, ऐसे बोल रहा है। नो हंग्री जनरेशन ट्रीड दी डाउन। ये लाइन बड़ी बेहतरीन है कि कोई हंग्री जनरेशन, मतलब अब वो अपने पे ले जा रहा है। यहाँ तो भूखी जनरेशन है ना, यहाँ यहाँ की जो पब्लिक है वो ट्रीड माने कुचल देती है, ट्रीड माने पैर से कुचल देना। तो ये आजकल की जो हंग्री जनरेशन है ना, वो तुझे ट्रीड दी डाउन, तुझे कुचल नहीं सकती। नो लगा दिया ना उसने। दो वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, तू डेथ के लिए नहीं है, तू तो इमोर्टल है, तुझे ये हंग्री जनरेशन कुचल नहीं सकती, लेकिन हमें कुचल सकती है। अब उसे पता ना आजकल भूखे जो ये बैठे हुए हैं, वो ब्लैकवुड मैगजीन पे भी कमेंट कर रहा है, किड्स बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा आलोचनाएं उठानी पड़ रही थी, तो कह रहा है ये हंग्री जनरेशन जो है ना, ये तुझे कुचल नहीं सकती, इसका मतलब हमें कर सकती है, ये भी बता रहा है साथ के साथ। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हियर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन। अब इस आवाज की बात कर रहा है, नाइटिंगेल की जो आवाज है ना, जो गाने हैं, ये कह रहा है जैसे आज मैं सुन रहा हूं ना इन गानों को, अलग से समझ लो पहले। वो ये बोलने की कोशिश करेगा अभी इस स्टेंजे में आगे, पूरे में जितना बच रहा है, वो ये कहेगा कि भाई आज मैं, हे नाइटिंगेल, मैं तेरे गाने सुन रहा हूँ और मैं दुखी हूँ, लेकिन तेरे गाने सुनने के बाद में मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला है, मुझे थोड़ा कंफर्ट हुआ है। तो तेरे गीत जो है ना, वे बहुत मधुर में है, और ये मुझे ही नहीं मिला, आज से बहुत साल पहले। अब उसे कुछ एग्जाम्पल पता है, वो दो एग्जाम्पल लेगा। तो एक रुत का एग्जाम्पल लेगा वो, और एक वो राजा रंग की बात करेगा, गरीब अमीर की बात करेगा। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसे ही गाने, शायद बिल्कुल यही गीत थे जो कभी रुत को भी आराम पहुंचा था। वो बड़ी परेशान थी, जैसा आज मैं परेशान हूं मुझे आराम पहुंचा है, ऐसी एक लेडी थी रुत। मैं उसके बारे में आपको हल्का सा बता दूं, रुथ जो थी वो विडो थी, और वो अपने ससुराल में थी, और घर के लिए परेशान थी जाने के लिए, लेकिन उसके मतलब ससुराल वाले उसे परेशान रखते थे। तो जब वो बहुत दुखी थी, तो नाइटिंगेल उड़ के जा रही होगी, वो गाना गाया उसने, तो उसके मन को, उसके कलेजे को शांति मिली। तो ये कह रहा है कि जैसे आज मुझे मिल रही है, ऐसे ही कभी रुत को भी तेरे गाने से आराम पहुंचाया। एक तो वो इसकी बात करेगा, चलो पहले उसे ही देख लेते हैं, फिर दूसरा। वो कहता है नो हंग्री जनरेशन ट्रीट दी डोंट, ये हंग्री जनरेशन कुचल नहीं सकती, तो इमोर्टल है। तेरी जो आवाज है ना, आई हियर दिस पासिंग नाइट, जो मैं आज इस गुजरती हुई रात को सुन रहा हूं, वाज हियर्ड, ये आवाज सुनी गई थी इन एंशियंट डेज, ये एंशियंट प्राचीन समय में एम्परर और क्लाउन ने भी सुनी थी, मतलब राजा और रंक। क्लाउन से मतलब रंक हो गए, रंक से मतलब गरीब, अमीर और गरीब, उन्होंने भी ये आवाज सुनी थी। इसका मतलब इस आवाज ने आज मुझे ही ये सांत्वना या कंफर्ट या एंजॉय नहीं कर रही है, ये उन्हें भी करती थी, प्राचीन साल से तेरी आवाज सुनी जा रही है। पर शायद, शायद लगा दिया उसने। द सेल्फ सेम सेम सॉन्ग, बिल्कुल शायद, सेल्फ माने स्वयं, ऐसा ही गाना जैसा आज तू गा रही है ना, ऐसा ही गाना था जिसने फाउंड माने बनाया था एक रास्ता थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ, रुथ के दुखी हृदय को एक रास्ता दिखाया था। इसका मतलब जब रुथ दुखी थी, तो उस समय उसे सांत्वना दी थी या उसे खुश कर दिया था। ऐसे ही गाने ने एक रास्ता फाउंड करा था, किसके लिए, रुथ के लिए। वैन जब सिक फॉर होम, जब वो अपने घर के लिए, मायके के लिए सिक थी। सी स्टूड इन टीयर्स, वो आंसुओं में खड़ी थी, मतलब रो रही थी, बीच में एलियन, कहीं दूर विदेशी धरती पर, कॉर्न, मक्का के खेत में। जब वो काम कर रही थी खेत पे, तो वो बहुत दुखी थी, परिवार वालों से दुखी थी, घर के लिए परेशान थी। उस समय जब वो बहुत परेशान थी, तो उसे कोई सांत्वना नहीं दे रहा था, तो शायद तू निकलती जा रही थी, तेरे गाने को सुन करके उसे भी कंफर्ट मिला, जैसे कि आज मैं जब इस जनरेशन से इतना दुखी हूं, मुझे तेरा गाना सुन करके मिल रहा है। ऐसा कभी एम्परर और क्लाउन को भी मिला करता था, ऐसा रुथ को भी मिला था। और एक एग्जाम्पल अब आगे देगा वो, और वो हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। मैं अलग से पहले बता दूं आपको, अब एक एग्जाम्पल देगा कि जिस तरीके से वो परी का देगा एक एग्जाम्पल, कि एक परी थी, और वो मतलब वो थी उस पे फेरी लैंड पर, मतलब उसे, एक परी को एक जादूगर ने क्या कर लिया कि उसे बंदी बना लिया था, और जादू से, और चारों तरफ समुद्री समुद्र था, उसे किसी आइलैंड पे एक कन्फाइंड कर दिया, मतलब उसे घेर लिया था। वो कहाँ जिधर को देखती थी तो समुद्र दिखाई देता था। तो वो बड़ी परेशान हो गई, रोने लगी। तो खिड़की से झांक के देखा, तो तू निकलती जा रही थी, ये नाइटिंगेल तेरे गाने को सुन के वो भी खुश हो गई।
तो मतलब तू तो ऐसी है, आज मुझे खुश कर रही है, तेने रुथ को करा था, एम्परर और क्लाउन को करा था, और उस फेरी को करा था। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। द सेम, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, दैट ऑफन टाइम्स प्राय हैथ चार्म मैजिक केसमेंट। चार्म माने जादुई, मैजिक चार्म माने आकर्षक जादुई, केसमेंट माने खिड़की। उस खिड़की पे भी ऐसा ही हुआ था, ओपनिंग ऑन द फोम, जो झाग की तरफ को खुलती थी, समुद्री झाग की तरफ को, पेरिलस सी, भयंकर समुद्र के, फोम माने झाग की तरफ को। मतलब जो भी खिड़की खोलते थे ना, चारों तरफ समुद्र दहाड़ता हुआ दिखाई देता था। अब ये बात, क्योंकि ये इंग्लैंड की बात चल रही है, तो जैसे हमारे यहाँ पे कुछ कहानियां है ना, हमें एक इशारे से पता लग जाता है कि भाई वो वाली स्टोरी, तो ऐसे ही इन्हें भी पता है, तो ये कहानी वहां पे फेमस है कि भाई ऐसे एक परी थी, उसे इस तरीके से उस लेडी को बंद कर दिया गया था, फेरी लैंड्स फॉर लॉन। इसने कहा चार्म मैजिक केसमेंट्स में उसे बंदी बना लिया था, ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सी, सो समुद्र के झाग की तरफ को खुलती थी, इन फेरी लैंड्स फॉर लॉन, उस फेरी लैंड पर, उस परियों की धरती पर, उस जादुई धरती पर उसने अपने आप को फॉरलॉन पाया। फॉरलॉन माने अकेला होता है, फॉरलॉन जिसका कोई ना हो, अकेला हो, उसे फॉरलॉन कहते हैं। तो ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है जॉन केट्स, कि तेरे गाने तो वे हैं जो आज मुझे खुशी दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, एम्परर क्लाउन को भी देते थे, रुत को भी, उसे भी बड़ी परेशानी स्थिति में थी, तो तेरे गाने को सुन के ऐसे हो गया। और इस वाले में उसने एक ही लाइन बोली ऊपर, द सेम, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो हम अपना आप लगा लिया हमने कि इसका मतलब वो भी दुखी होगी जिसे बंद कर लिया था फेरी को, और वो भी दुखी थी, उसे भी सेम माने ऐसे ही आराम पहुंचा था प्राय, जब चार्म मैजिक केसमेंट में ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑन पेरिलस सी पर वो खुलती थी खिड़कियां, जब भी वो झांकती थी तो उसे चारों तरफ समुद्र समुद्र दिखाई देता था। फेरी लेन्स में उसने अपने आप को फॉरलोन पाया, तो उसने अकेला पाया। अब देखो ये लास्ट स्टेंजा आएगा आगे, जो इंपोर्टेंट भी है। अब ये सेवंथ स्टेंजे का लास्ट वर्ड है फॉरलोन। जॉन कीट्स ने जैसे ही फॉरलोन वर्ड बोला, तो कीट्स को क्या हुआ कि इस फोरलोन वर्ड को सुनते ही उसके माइंड में आ गया अकेलापन। इस फोरलोन का होता है अकेला। एकदम कीट्स कहने लगा, सोचने लगा, जैसे फोरलोन वर्ड आया ना, अरे मैं भी तो अकेला हूं, और इसे लगेगा कि मैं नाइटिंगेल के साथ, अब तक तो ये इमेजिनेशन में था, एकदम इसे लगेगा अरे मैं भी अकेला हूं। तो अब ये अपने उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड से रियल में आ जाएगा कि अरे मैं तो अब तक सपना ही देख रहा था कि मैं नाइटिंगेल के साथ बैठा हूं। लेकिन फॉरलोन वर्ड को सुनते ही ये वर्ड उसे सपने से खींच के रियलिटी में ले आएगा, और इसी वर्ड को यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आगे वाला स्टेंजा, फॉरलोन, अरे फॉरलोन। द वेरी वर्ड, ये वेरी का मतलब होता है वही वाला, ये वही वाला शब्द है, इज लाइक ए बेल, ये वो शब्द है, घंटी का काम करा इसने। टू टोल मी बैक, ये मुझे टोल मी, मुझे वापस बुला रहा है, फ्रॉम दी, हे नाइटिंगल, तेरे से मुझे वापस बुला रहा है, टू माई सोल सेल्फ, मुझे अपने अकेलेपन में। ये तो वही वर्ड है, द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल, ये शब्द तो घंटी की तरह है, जैसे ही मेरे मुंह से निकला फॉरलॉन, एकदम फॉरलॉन का होता था अकेलापन, एकदम इस शब्द ने मुझे, इस वर्ड ने तेरे संसार से मुझे अपने अकेले सोल सेल्फ में ले आया। इसका मतलब मुझे याद आ गया, अरे तू भी तो अकेला ही है, अब तक इमेजिनेशन में था ये। अब वो इमेजिनेशन कोई देखो करेगा यहाँ पर, कह रहा है एड्यू। एड्यू माने होता है विदाई की, नमस्ते, अरे विदा हो। द पेंसी कैन नॉट चीट सो वेल, एड्यू माने विदाई की नमस्ते होती है, अरे मैं तुझसे अलग हो गया एकदम, मैं तो अभी तेरे साथ था, एड्यू। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये दो। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज सी इज फेम टू डू डिसीविंग हेल्प, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने कहा कि फैंसी होती है इमेजिनेशन, फैंसी इमेजिनेशन, सपना कोई, कैन नॉट चीट सो वेल, जो सपना होता है या इमेजिनेशन कल्पना जो होती है ना, वो कैन नॉट चीट सो वेल, वो इतने अच्छे तरीके से चीट नहीं कर सकता। मतलब सपना या इमेजिनेशन ऐसे चीट हमें धोखा नहीं दे सकते, एज जैसे कि वो फेमस है करने के लिए। भाई इमेजिनेशन जो होती है ना, या सपना कह दो, हम सपने में है जैसे, सपने से क्या होता है कि इंसान जो है ना सपने में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। लेकिन जो सपना कह दो या ड्रीम कह दो या इमेजिनेशन कह दो या फैंसी कह दो, वो फेमस है किस चीज के लिए? फेमस है कि वो इंसान को उसकी रियलिटी से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया, बीच में ही छोड़ दिया मुझे। ये कह रहा मैं तो सपना देख रहा था अच्छा खासा, हे नाइटिंगेल तेरे संसार में था, सब कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन इसने धोखा दे दिया। फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, वो इतने अच्छे तरीके से धोखा नहीं दे सकते जैसे वो फेमस है करने के लिए। वो भी एक डिसीविंग एल्फ ही निकली, एक धोखेबाज परी, एल्फ माने परी।
अब ये धोखेबाज परी जो है ना, जब ला बेला डैम सेंस मर्सी पोयम आप पढ़ोगे, उसमें एक परी ने धोखा दे दिया था। ये परी वहां पर जॉन कीट्स ने एक तरीके से फैनी ब्राउन जो इसकी ब्लड थी ना उसके लिए है, यहाँ भी ये यही बोलना चाह रहा है कि इसकी ब्लड ने इसे धोखा दे दिया था। तो कहता है कि एड यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, इमेजिनेशन भी इतने अच्छे तरीके से धोखा नहीं दे सकती जैसे कि वो फेमस है धोखा देने के लिए, वो भी उसने भी। अब ये चीट सो वेल, धोखा देना यहाँ पे जो है ना उसका वर्क है फैंसी का, ड्रीम का, सपने का, कि वो हमें धोखे में रखे, हमें इमेजिनेशन में रखे, वो इसलिए फेमस है। इसका मतलब ये, लेकिन वो भी अपने काम पे खरा ना उतरा या खरी ना उतरी वो फैंसी जो थी। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, वो भी ऐसे वेल तरीके से चीट नहीं कर सकती जैसे कि वो फेमस है करने के लिए। उसने भी धोखा दे दिया। उसने धोखा ये दे दिया कि मुझे धोखे से बाहर नहीं करना चाहिए था और मेरा सपना टूट गया, जबकि नहीं टूटना चाहिए था। मैं फोरलोन वर्ड सुनते ही मैं आ गया इमेजिनेशन से बाहर। ये बोला उसने। एड्यू दाई प्लेनिटिव एंड थीम फेड्स। अब वो एड्यू उसे कह रहा नाइटिंगेल को कि हे, उसे विदाई करना को कह रहा है क्योंकि वो उड़ गई एकदम। कह रहा तेरे जो ये प्लेनेटिव एंड थीम है ना, प्लेनेटिव होते हैं ये दर्दनाक, जो उसने शुरू में बोला था ना, एक कर रहे दर्द कर रहे, एंड थीम माने गाने। फेड, तेरे गाने फेड हो रहे हैं। फेड क्यों हो रहे हैं? मुरझाना होता है, धुंधले हो रहे हैं। धुंधले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो उड़ के थोड़ी दूर चली गई है वहां से, पेड़ पे से। तेरे गाने फेड हो रहे हैं। पास्ट द नियर मिडोज, गुजर रहे हैं। नियर माने नजदीक के चारागाह से, इसका मतलब नाइटिंगेल चारागाह के आसपास पहुंच गई कोई बराबर में। कह रहा ओवर द स्टिल स्ट्रीम, अब तेरे गाने मुझे सुनाई दे रहे। स्टिल माने शांत, स्ट्रीम माने जलधारा, कोई पानी है तो अब उसके नदी के पानी जो है, स्ट्रीम जो है या झरना है, अब उसके ऊपर से जा रहे हैं। इसका मतलब नाइटिंगेल स्ट्रीम के ऊपर पहुंच गई। तो नाइटिंगेल अब उड़ गई है और वो मीडो के बराबर से निकल रही है, कभी वो झरने के ऊपर से जा रही है। अप द हिल साइड, अब पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए, तेरे गाने ऊपर पहुंच गए। एंड नाउ इट इज बरीड, और अब दफन हो गए, डीप माने गहरे, इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, आगे वाली वैली माने घाटी में, ग्लैड माने खुले मैदान। अब घाटी, जैसे एक घाटी ये होगी दो पहाड़ों के बीच का एरिया जहां ये बैठा होगा, फिर दूसरी घाटी होगी दूसरे पहाड़ों का जो एरिया होता है, तो उसे आवाज आनी कम हो गई। कह रहा है कि अब ये ऊपर चले गए गाने, अब मीडो के बराबर में, अब स्ट्रीम के ऊपर, अब हिल साइड के ऊपर, अब वे बरी हो गए, दफन हो गए बराबर वाली घाटी में जाकर के। इसका मतलब नाइटिंगेल उधर चली गई। अब क्या कहता है, वाज इट ए विजन, क्या ये कोई दृश्य था, मतलब वो सपना था, या फिर एक वेकिंग ड्रीम था, या जागते हुए कोई सपना देख रहा था मैं। वो नाइटिंगेल तो चली गई। अब कह रहा है ये कोई दृश्य था या कोई जागता हुआ सपना, मतलब खुली आंखों का सपना देख रहा था मैं, नाइटिंगेल थी गई क्या था ये सब कुछ, ऐसे बोल रहे हैं। फ्लैड इज दैट म्यूजिक, अरे वो म्यूजिक तो फ्लैड हो गया, गायब हो गया, भाग गया। डू आई वेक और स्लीप, मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, ऐसे कहता है। लास्ट की दो लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कीट्स बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे हो गया, वाज इट ए विजन, जो ये मैं देख रहा था क्या ये कोई दृश्य था या मेरी खुली आंखों का सपना था। फ्लैड इज दैट म्यूजिक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो म्यूजिक चला गया और मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। तो ऐसे इमेजिनेटिव हो रहा है किड्स कि भाई देखो पता नहीं क्या हो गया। तो उसके जो वो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा था वो वही था कि इस संसार में वेयरीनेस, थकान, फ्रेट, चिड़चिड़ापन, ये सब यहाँ पर है। व्यक्ति एक दूसरे की कराहना सुनते हैं, दुबले पतले होते जा रहे हैं, पीले होते जा रहे हैं, सब मर रहे हैं, और ब्यूटीफुल लेडीज अपनी सुंदरता को ज्यादा रख नहीं सकती। तो इस संसार को छोड़ करके मैं तो हे नाइटिंगेल तेरे संसार में आना चाहता हूँ। वो जो स्टेंजा था वो वाकई इसका बेहतरीन स्टेंजा था। तो ये पोयम थी कीट्स की और टू नाइटिंगेल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम थी। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन को देखते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। और ये पोयम आपको ढंग से, मतलब एक बार और देख लेनी है, समझ में आ जाएगी बिल्कुल।